डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर्स की मेन लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन लाइंस को आप याद कर लीजिएगा। रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इवॉल्व होती है। ए ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट in presence or absence of oxygen and energy produced in the form of ATP called respiration. Respiration सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। एरोबिक भी हो सकता है और ये एनारोबिक भी हो सकता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मार्क करें। सेलुलर रेस्पिरेशन और mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. Cellular respiration, mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and trapping of this energy for the synthesis of ATP. फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल leading to release of considerable amount of energy is called respiration. वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP act as energy currency of the cell. Energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cells. Carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for the biosynthesis of other molecule in the cell. Next paragraph आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट यील्ड्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट। C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus energy. Next, during the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product. Glycolysis. Glycolysis important है।
Glycolysis was given by Embedon, Meyerhoff and Pernas. Embedon, Meyerhoff and Pernas, इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों में है। In anaerobic organism, it is only process in respiration. Glycolysis occur in cytoplasm of the cell and is present in all living organism. Glycolysis सब में है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। Glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से आता है? इन प्लांट ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज। इसको मार्क कर लीजिएगा, प्लांट में ग्लूकोज आया कहाँ से? सुक्रोज से आया, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज। नेक्स्ट पेज पर जाइए। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये दोनों मोनोसेक्राइड इंटर कर जाते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। एटीपी 2 प्लेस पर कंज्यूम होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में ब्रेक हो गया। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम होता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा? आइसोमरेज। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में, 1,6 बाईफास्फेट में। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरेडियाइड बनाता है। ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म में डेवलप होता है। 3 फास्फोग्लिसरेडियाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलती है वो NAD पे जाती है जिससे NADH2 बन जाता है। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, काइनेज एंजाइम के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। यहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरोमेटेज के द्वारा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है ना एनोलेज एंजाइम के द्वारा फास्फेनॉल पायरुवेट बनाता है और फास्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज एंजाइम के द्वारा पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ भी ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 4 ATP प्रोड्यूस हुए और कंज्यूम कितने होते हैं? 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं। इसलिए ग्लाइकोलिसिस में कुल 2 ATP मिलते हैं। इसलिए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड में देखिए 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की आपको हर स्टेप याद करनी है।
ग्लाइकोलिसिस की आपको हर स्टेप याद करनी है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी याद करना है। जैसे पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। जब ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनता है तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में 6 कार्बन हैं और 3 फॉस्फोग्लिसराइड में 3 कार्बन हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और यहाँ पे NAD से NADH2 बनता है। ये NADH2 कहाँ है? ये है साइटोप्लाज्म में। ये इंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो इसके इंटर करने के लिए क्या होता है? शटल सिस्टम होता है। इस शटल सिस्टम के द्वारा ETS में इंटर करता है। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक क्वेश्चन आता है कि की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ग्लाइकोलिसिस की जो 10 स्टेप्स हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तब ये शटल सिस्टम से NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर कर जाएगा। उस कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में 10 ATP बनते हैं और 2 कंज्यूम हो जाते हैं, 2 यूटिलाइज हो गए, तो कितने बचे? 8। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने और 8 ATP बनते हैं। लेकिन ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन कब होता है? एनारोबिक कंडीशन में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखें, देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड produced by glycolysis. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन तो एनारोबिक कंडीशन में होता है और फर्मेंटेशन होता है प्रोकार्योट में या फिर होता है यूनिसेलुलर यूकार्योट में। कंप्लीट कंबशन ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का एरोबिक कंडीशन में होता है। फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा मोस्टली होता है। इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, C6H12O6 इज इक्वल टू 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड से एक तरफ लैक्टिक एसिड बनना है, एक तरफ एथेनॉल बनना है। ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? फर्मेंटेशन के हैं, ठीक है। एंजाइम the enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. Some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. मसल्स में क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase. मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, एंजाइम्स कौन सा उसके लिए? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। रिड्यूसिंग एजेंट NADH प्लस हाइड्रोजन आयन विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ प्रोसेस। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released. (7%) याद रखिएगा, less than 7% of energy in glucose
of the energy in glucose is released. नेक्स्ट लाइन देखिए आप, yeast poison themselves to death. Yeast poison themselves to death. Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. 13%. How do you think alcohol beverages of alcohol content greater than this concentration are obtained? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। In eukaryote, aerobic respiration is the process that leads to complete oxidation of organic substance in presence of oxygen and release carbon dioxide, water, and large amount of energy. Aerobic respiration. Aerobic respiration pyruvate is transported from cytoplasm into mitochondria. एक क्वेश्चन याद कीजिए लास्ट में। पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस में है ना, पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, डिहाइड्रोजनेशन होता है तो NAD से NADH2 भी बन जाता है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH2 बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल से 1 NADH2 बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रैब साइकिल कहते हैं, या जिसको डिस्कवर किया था क्रैब ने। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। TCA cycle start with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid OAA and water to yield citric acid. क्रैब साइकिल आपको याद करनी है। स्क्रीन पर क्रैब साइकिल है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज और कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, जो 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। फिर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड में जो 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसके कन्वर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, NADH2 भी बनता है, और GDP से GTP बनता है, और फिर GTP से ATP का फॉर्मेशन होता है। सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन में FADH2 बनता है, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन में NADH2 बनता है। तो पायरुविक एसिड जब पूरा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है तब 4 जगह NADH2 बनता है और 1 जगह FADH2 बनता है, और केवल 1 ATP बनता है। याद रखना, क्रैब साइकिल में केवल 1 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्रैब साइकिल में केवल 1 ATP का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट, एक FeDH2 से 2 ATP और एक NADH2 से 3 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनते हैं। इक्वेशन जो मैंने अंडरलाइन किया है इसे आप याद करेंगे। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या बन जाता है? 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस FADH2 प्लस ATP। नेक्स्ट पेज पर जाइए। क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल इक्वेशन को हम देखते हैं। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 3H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो इस इक्वेशन के आगे लिखेंगे हम 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस FADH2 प्लस ATP। एक बार रिवाइज कर दूँ। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 3H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एरो लगा दीजिए। एरो के ऊपर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और उसके आगे आ जाएगा 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस FADH2 प्लस ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स मेन है। पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या है? FMN NADH2 डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है? नोट कीजिए, कॉम्प्लेक्स 2 का FADH2 डिहाइड्रोजनेज, मतलब सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड में है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में है साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A1 A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या क्या है? साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो कि FMN और FADH2 डिहाइड्रोजनेज है, उसका इनिबिटर है रोटिनॉन। कौन इनिबिटर उसका है? रोटिनॉन, ROTENONE। कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनिबिटर है एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनिबिटर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनिबिटर है साइनाइड। साइनाइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में आता है ATP सिंथेटेज या ATPase, जिसका इनिबिटर होता है ओलाइगोमाइसिन। एक पॉइंट याद कीजिए आप, मोबाइल कैरियर, ये क्वेश्चन आता है, मोबाइल कैरियर के नाम बताओ। तो मोबाइल कैरियर कौन कौन से हैं? यूबिक्विनॉन, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C। मोबाइल कैरियर आर द यूबिक्विनॉन, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। साइनाइड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। Cyanide inhibit the activity of cytochrome oxidase, which catalyze the oxidation of cytochrome A3 and reduction of oxygen. In mitochondria of some plants, alternative oxidase system is present, in which ETS continue even in the presence of cyanide. This type of respiration is called cyanide resistant respiration या alternate electron pathway। पाइसम में होता है ये, स्पाइनक्स और पाइसम में। स्पाइनक्स और किस में होता है? पाइसम होता है। स्क्रीन पर मार्क कीजिए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH dehydrogenase are oxidized by an NADH dehydrogenase complex first
एन इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनॉन, और यूबिक्विनॉन लोकेटेड कहाँ होता है, देखिए यूबिक्विनॉन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, मार्क कीजिए यूबिक्विनॉन इनर मेम्ब्रेन में है। यूबिक्विनॉन also receive reducing equivalents via FADH2 complex second। FADH2 complex second है। FADH2 कब प्रोड्यूस होता है, सक्सेनिक, है ना, जब सक्सेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो FADH2 प्रोड्यूस होता है क्रैब साइकिल में। आपको याद है ना, क्रैब साइकिल में केवल एक ATP बनता है, बाकी तो सब किसके थ्रू बनते हैं, ETS के थ्रू बनते हैं। Reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड कहलाता है। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane। इसको मार्क कर लेना और भूल मत जाना इसको, ठीक है। And act as a mobile carrier। कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A1 and A3 and 2 copper center। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of NADH gives rise to 3 molecule of ATP। 1 molecule of FADH2 produce 2 molecule of ATP। ठीक है, FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में देखते हैं, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। नेक्स्ट देखें, इन रेस्पिरेशन इट इज़ एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप डायग्राम में आ जाइए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम, इसको मार्क कर लीजिए, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस देखिए किधर लिखा हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को मार्क कर लीजिए, ये ब्लू कलर से है, मैट्रिक्स है ना। देखिए मैट्रिक्स में क्या है, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, वहाँ से हाइड्रोजन आयन इंटर करते हैं किसमें, है ना, वहाँ से हाइड्रोजन इंटर कर जाते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN में, जिससे बन जाते, फिर FMN से जाते हैं FES में, और FES से जाते हैं, है ना, यूबिक्विनॉन में। तो इसको मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH2 से इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं किसमें, FMN में, FMN से FES में जाते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स से प्रोटॉन सीधे 4 प्रोटॉन वहाँ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं FAD में, FAD से FES में, FES से यूबिक्विनॉन में, और यूबिक्विनॉन से जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम BC1 में, साइटोक्रोम B से FES में, फिर साइटोक्रोम C1 में, और उसके बाद ये मैट्रिक्स में आ जाते हैं, और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C में, C1 से C में।
देखिए साइटोक्रोम बी मैं मार्क कर रहा हूँ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया एफ में, एफ से गया साइटोक्रोम C1 में, और यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C क्या है, ये कैरियर है ना C1 और A1 के बीच का। फिर कॉम्प्लेक्स फोर्थ में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। इसमें 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो लास्ट एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन होता है। फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन फिर वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ये मैंने आपको मार्क कराया था कि ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। लास्ट में देखिए F0 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है, ठीक है। तो F0 क्या बनाता है, प्रोटॉन चैनल। जब प्रोटॉन चैनल से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं तो एक ATP से एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, सामने डायग्राम आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिए। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर साइड, इनर साइड, दोनों को मार्क कर लीजिए आप। 2 हाइड्रोजन आयन F0 में इंटर करते हैं, F1 से जब बाहर आते हैं तो एक ATP से ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। F1 head piece is a F1 head piece is a ठीक है, is a peripheral membrane protein complex and contain site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। देखिए F1 head piece is a peripheral membrane protein complex and contains the site of synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। आप तो याद कर लीजिए कि जब 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो एक ADP से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। F0 is an integral membrane protein complex that form the channel, ठीक है। For each ATP produced, 4 hydrogen passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। नेक्स्ट आ जाइए, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में देखते हैं, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के एरोबिक ब्रेकडाउन से 40 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम हो जाते हैं। नेट गेन कितना है, 38 ATP का है। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम पर डिपेंड करता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 40 ATP मिलेंगे या 38 ATP मिलेंगे। NADH synthesized in glycolysis transferred to the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, none of the intermediate in the pathway are utilized so synthesis any other compound। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। लास्ट पॉइंट है, अगर नेट गेन 38 ATP मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब बने कितने थे, 40, जिसमें से 2
कंज्यूम हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इंटररिलेशन among metabolic pathways showing respiration metabolic breakdown of different organic molecule to carbon dioxide and water। इसमें देखिए प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुई और एमिनो एसिड पायरुविक एसिड में के थ्रू क्रैब साइकिल में एंटर करता है। कार्बोहाइड्रेट से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट है, फिर पायरुविक एसिड है, फिर एसिडिल कोएंजाइम ए है और एसिडिल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में एंटर करता है। फैट का पाथवे देखते हैं। फैट से बना फैटी एसिड ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट से एंटर कर जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, मतलब ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर गया और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से पायरुविक एसिड से एसिडिल कोएंजाइम ए और फिर क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, एसिडिल कोएंजाइम ए से भी क्रैब साइकिल में एंटर करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी क्वांटिटी, इसे मार्क कर लें आप। RQ इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तब RQ की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, RQ की वैल्यू डिपेंड करती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। अगर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो RQ वैल्यू 1 से कम होती है। फैटी एसिड ट्राइपारमेटिन है तब RQ की वैल्यू 0.7 है। When protein or respiratory substrate the ratio would be about 0.9। अगर प्रोटीन है तो 0.9 है। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। समरी में देखते हैं हम। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ETS के थ्रू चूँकि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट acceptor of electron, it get reduced to water। Respiratory pathway is an amphibolic pathway as it involves both anabolism and catabolism। ओके, यहाँ पे समरी भी ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया अंडरलाइन से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ETS इज मोबाइल कैरियर। विच कंपोनेंट ऑफ ETS इज मोबाइल कैरियर। पहला ऑप्शन दिया है यूबीक्विनोन ब्रैकेट में कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F। देखिए मोबाइल कैरियर है ना, तो मोबाइल कैरियर कौन है, यूबीक्विनोन कोएंजाइम Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिटर। एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ। पहला ऑप्शन है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाई मेलोनिक एसिड। आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन हम और ऑप्शन भी देखते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाई साइनाइड, ये नहीं है। हेक्सोकाइनेज बाई ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये भी नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही नज़र आ रहा है इसमें। एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पायरुविक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन टू एसिटिल कोएंजाइम ए। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पायरुविक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है और NADH2 प्रोड्यूस होता है। वो NADH2 ETS के थ्रू 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 3 है तो आंसर सही है, बस 3। दूसरा ऑप्शन है 3, क्योंकि पहला ऑप्शन था 6, 3, 12, 15, तो आंसर कौन सा हो गया? 3। RQ इज लेस देन 1 एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ। RQ की वैल्यू 1 से कम है कब? स्टार्च में नहीं, शुगर केन भी नहीं हो सकता, ग्लूकोज में भी नहीं होता है, ग्राउंड नट में चूँकि ऑयल है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ATP इक्विवेलेंट आर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट। फिर सुने, हाउ मेनी ATP इक्विवेलेंट्स आर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट। यहाँ पे FADH2 बनता है ना, और एक FADH2 के कितने ATP बनते हैं? 2 ETS के थ्रू, तो 2 ATP इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजनेज। प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजनेज। मैलिक डिहाइड्रोजनेज से क्या बनता है? मैलिक एसिड से बनता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। क्रैब्स साइकिल का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर है, एलोस्टेटिक इनिबिटर है या कम्पिटिटिव इनिबिटर है? ये क्या है? कम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, इसका आंसर है कम्पिटिटिव इनिबिशन। एंजाइम्स हैव वेरी नैरो ऑप्टिमा फॉर। एंजाइम्स हैव वेरी नैरो ऑप्टिमा फॉर लाइट, टेम्परेचर, pH, कौन सा है? या ह्यूमिडिटी है? pH के लिए होता है। एंजाइम्स हैव वेरी नैरो ऑप्टिमा फॉर pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट बॉइलिंग टेम्परेचर एन एंजाइम इज एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो डीनेचुरेशन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को एंजाइम। ऑप्शन देखते हैं, NAD राइट है, FAD ये भी सही है, NADP ये भी सही, इसका मतलब तीनों सही आंसर हैं। NADB है, FAD भी है और NADP, ये सब को एंजाइम्स हैं। विटामिन सर्व द फंक्शन ऑफ। विटामिन को एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं, आंसर पहले ही आ गया। एंजाइम को एंजाइम, विटामिन जो होते हैं को एंजाइम के रूप में भी वर्क करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम्स, सबसे पहले कौन सा एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था? जाइमेज डिस्कवर्ड हुआ था। हार्मोन सिक्रेटिन है वो हार्मोन है सिक्रेटिन। नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ, ये तो आपने भी किया था, प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, क्या था इसका आंसर? ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड 4 कार्बन होता है और एसिडिक कोएंजाइम में 2 कार्बन होता है और सिट्रिक एसिड फिर 6 कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी, इसका आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है RQ रेस्पिरेटरी क्वांटेंट, RQ ऑफ एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू इज, उसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा और RQ वैल्यू हो जाएगी 1। कार्बोहाइड्रेट में RQ वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए आज का आंसर है 1।
द वैल्यू ऑफ RQ ऑफ स्टार्व्ड सेल, स्टार्व्ड STARVD, स्टारवेशन से है, स्टार्व्ड सेल इज, तो इसमें लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन देखते हैं, 0, 0.9, 1 और इन्फिनाइट, तो 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ETS कॉम्प्लेक्स इज इनिबिटेड बाय साइनाइड। साइनाइड से ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स इनिबिट हो जाता है, बताइए। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, या कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, या कॉम्प्लेक्स थर्ड। साइनाइड से इनिबिट होता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ, साइनाइड इनिबिट द कॉम्प्लेक्स फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RQ ऑफ जर्मिनेटिंग ग्राउंड नट, RQ ऑफ जर्मिनेटिंग ग्राउंड नट एंड कैस्टर सीड इज। अगर जर्मिनेटिंग है तब RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। RQ ऑफ जर्मिनेटिंग ग्राउंड नट एंड कैस्टर सीड, सीड कौन सा है, ग्राउंड नट है, कैस्टर सीड है, ऑयल है ना इसमें। फिर उसने क्वेश्चन, RQ ऑफ जर्मिनेटिंग ग्राउंड नट एंड कैस्टर सीड इज, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा लेस देन 1, तीसरा है मोर देन 1, चौथा है 0। तो ग्राउंड नट और कैस्टर सीड है तो फैट है इसमें, तो R की वैल्यू लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ RQ ऑफ राइपनिंग फैटी एसिड, राइपनिंग फैटी सीड इज, द वैल्यू ऑफ RQ ऑफ राइपनिंग फैटी सीड इज, फैटी सीड है ना, राइपनिंग फैटी सीड, लेस देन 1, मोर देन 1, या 0 या यूनिटी, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को हाउसकीपिंग एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस गिव्स राइज टू, ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP, कितने NADH2, कितने पायरुवेट बनते हैं, तो वैसे ही लिख लेते हैं बगैर ऑप्शन के। ग्लाइकोलिसिस गिव्स राइज टू 2 ATP, 4 ATP बनते हैं लेकिन 2 ATP इसमें कंज्यूम हो जाते हैं, तो गिव्स राइज टू 2 ATP, 2 NADH2 और 2 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, व्हेन इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन intake of oxygen, the respired substrate should be, respired substrate should be, पहला ऑप्शन है फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज या पॉलीसेक्राइड। जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन में टेक प्लेस, रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइटोक्रोम आर कंसर्न्ड विद, साइटोक्रोम किससे कंसर्न होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से, सेलुलर डाइजेशन से, सेल डिवीजन से, या सेल रेस्पिरेशन से। तो आंसर क्या है इसका, सेल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट, most of the energy of the carbohydrate, most of the energy of the carbohydrate is released by the oxidation, most of the energy of the carbohydrate is released by the oxidation man। पहला ऑप्शन देखते हैं, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिडिल कोएंजाइम ए, शुगर इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, पहला आंसर सही है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन अकर इन, पहला ऑप्शन देखिए, ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, नॉन ग्रीन सेल्स ओनली इन लाइट, गलत है तो, नॉन ग्रीन सेल बोथ लाइट एंड डार्क, पहले सही है, ऑल लिविंग सेल्स चाहे वो लाइट हो या डार्क हो। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज, फर्स्ट प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज, हाँ सबसे पहला रेस्पिरेटरी सबस्टेट कौन है, ग्लूकोज है,
नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज आरक्यू टू वेरी? आरक्यू किस पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, organism in which Krebs cycle does not occur in mitochondria. Organism in which Krebs cycle does not occur in mitochondria. पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ई कोलाई, यूलोथेरिक्स और फिर प्लांट है। तो ई कोलाई, ईश्रिया कोलाई। नेक्स्ट, विच इज द साइट ऑफ Krebs cycle? क्रैब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रैब साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं ना, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। हाउ मेनी एटीपी जनरेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन? हाउ मेनी एटीपी जनरेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम इन यूकार्योट। कितने एटीपी जनरेट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम एक्टिव होता है? देखिए, जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है तब 38 एटीपी जनरेट होते हैं और 2 उसमें से खर्च हो जाते हैं, तो कितने मिलते हैं? 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 एटीपी। हाउ मेनी एटीपी जनरेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम इन यूकार्योट? आंसर क्या इसका? 36 एटीपी। अगर हम इसकी जगह करते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, तब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी हो जाएंगे। जब 38 एटीपी का गेन होता है तो बनते कितने हैं? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज फाउंड इन? साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन इज फाउंड इन ब्रेसिका बैक्टीरिया या स्पाइनस? तो स्पाइनक, SPINACH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज गेन ऑफ हाउ मेनी एटीपी? देयर इज गेन ऑफ हाउ मेनी एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यूकार्योटिक सेल? 36 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज केमिकली नॉट ए प्रोटीन? याद होगा आपको, राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी, कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन? ये किस पे बेस्ड होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पर, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। फोटोसिंथेसिस में जब 3 प्रोटॉन निकलते हैं तब 1 एटीपी बनता है, रेस्पिरेशन में जब 2 प्रोटॉन निकलते हैं तब 1 एटीपी बन जाता है। तो रेस्पिरेशन में 2 हैं और फोटोसिंथेसिस में कितने हैं? 3 हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव एलोस्टेरिक साइट फॉर? एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव एलोस्टेरिक साइट फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड इनिबिशन, बोथ एक्टिवेशन एंड इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन तो साइटोप्लाज्म में हो जाता है कंप्लीट। ऑप्शन दिए थे राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। तो आंसर है इसका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टर ऑफ एसिडिल कोएंजाइम ए इन क्रैब साइकिल? एसिडिल कोएंजाइम ए का एक्सेप्टर कौन है क्रैब साइकिल में? है ना, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, OAA। नेक्स्ट, विच एंजाइम ब्रेक डाउन द फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट? ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसराइड में। तो एंजाइम्स हैं यहाँ पे एल्डोलेज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड it become porous due to release of carbon dioxide by the action of Saccharomyces cerevisiae, मतलब ईस्ट। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और कामयाबी आपको मिले। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।